ये पार्ट 2 है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे थे यूपीएससी के एसओ एग्जाम 2019-20 के जीएफआर के क्वेश्चंस को। सो 91 से 100 में पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 है जिसमें मैं 101 से 110 10 नंबर का क्वेश्चन ऑफ ऑफ सेट ए का कवर कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन था। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन डिबारमेंट ऑफ फर्म्स फ्रॉम बिडिंग ऑर्डिनरीली द पीरियड ऑफ डिबारमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ये पूछ रहा है कि कितना मिनिमम आपको डिबार करना ही करना है। अगर करना है तो ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 36 मंथ। तो डिबारमेंट ऑफ फ्रॉम बिडिंग का रूल 151 है, आप एक बार पढ़ लेना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बिडर डिबार्ड अंडर subsection 1 or any successor of the bidder shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding 3 years commencing from the date of debarment. Okay. And procuring entity may debar a bidder or any successor from participating in any procurement process undertaken by it for a period not exceeding 2 years if it determines that the bidder has breached the code of integrity. तो अगर हम इसमें देखें तो मिनिमम पीरियड अगर आपका डिबारमेंट का है तो वो 3 साल है कम से कम, 3 years। तो 32 तो आंसर इज 36 मंथ्स इज द आंसर। इसमें आप एक बार देख लेना डिपार्टमेंट फ्रॉम बिडिंग्स का बिडिंग का वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 102 विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ध्यान रखना कभी भी कोई भी नई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है तो आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है। रूल नंबर 229 में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना कि नो न्यू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। हमेशा नई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए कैबिनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 265 of the GFR provides that the external aid shall flow from the funding agency in foreign currency or Indian rupees and shall be received by the। कहाँ रिसीव होगी? जब भी कोई पैसा फॉरेन एजेंसी से, फंडिंग एजेंसी जो फॉरेन में है वहां से कोई भी पैसा आता है तो हमेशा ध्यान रखना वो आता है आरबीआई मुंबई में। आरबीआई मुंबई उस पैसे को फिर ट्रांसफर कर देती है आरबीआई न्यू दिल्ली। सी कंट्रोलर हमारा इसमें सी ट्रिपल एक है, कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट। उस वो सारा मैटर जो भी फॉरेन फंडिंग का वो डील करता है। तो एक इसमें ये भी सवाल है कि कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है, तो वो है कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आरबीआई मुंबई। नेक्स्ट, in terms of GFR 2017, the traveling allowance claim (TA) claim of a government servant shall fall due for payment on the date succeeding the date of completion of the journey. What is the time limit for submitting the TA claim beyond which the claim shall stand forfeited in case no advance was drawn by the government servant? टीए क्लेम को सबमिट करने का अभी जो जीएफआर में टाइम लिखा हो विद इन 60 डेज ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू लिखा हुआ है। रूल नंबर 290 ड्यू डेट ऑफ टीए क्लेम, आंसर इज बी, विद इन 60 डेज आपको अपना टीए बिल जमा करना ही करना है। कई बार ऐसे भी हो सकता है, मान लो फैमिली और आप अलग अलग ट्रैवल कर रहे हो तो जिसकी जब जर्नी खत्म हो गई तब से 60 डेज है, राइट। मान लो आप गए किसी स्टेशन पे, आपकी फैमिली आपको बाद में आ रही है वो, तो जब वो आएगी उसके 60 डेज में, आप पहुंचे आपके 60 डेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सैंक्शंस आपको ऑडिट ऑफिसर को नहीं भेजनी है। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। Which of the following types of sanctions are not required to be endorsed to audit officer? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। sanctions related to appointment, promotion या transfer of gazetted and non gazetted officers, बिल्कुल सही है, भेजने की जरूरत नहीं है। sanctions of contingent expenditure incurred under the powers of the head of office, भेजने की जरूरत नहीं है। all sanctions relating to creation, continuation, abolition of post, नहीं, जब भेजने की जरूरत नहीं है। sanctions related to grant of advances टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, भेजने की जरूरत नहीं है। चारों की चारों स्टेटमेंट ठीक सही है, ये चारों ही चीज आपको एंडोर्स नहीं करनी ऑडिट ऑफिसर को। रूल नंबर 29 में लिखा हुआ प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस, उसमें पैरा 11 जो है उसमें लिखी हुई है ये 7 ऐसी चीजें हैं जो आपको भेजने की जरूरत नहीं है ऑडिट ऑफिसर को। पहली है सैंक्शंस रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एडवांसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। दूसरी सैंक्शंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफर ऑफ गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड, दोनों ही है इसमें, ध्यान रखो, गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स। तीसरा ऑल सैंक्शंस रिलेटेड टू क्रिएशन, कॉन्टिन्यूशन और अबोलिशन ऑफ पोस्ट, ये भी सैंक्शन भेजने की जरूरत नहीं है। सैंक्शन जो हैंडिंग ओवर चार्ज या टेकिंग ओवर चार्ज, भेजने की जरूरत नहीं है। सैंक्शंस रिलेटिंग टू पेमेंट और विड्रॉल ऑफ जीपीएफ एडवांसेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, भेजने की जरूरत नहीं है। सैंक्शंस ऑफ कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर द पावर्स ऑफ हेड ऑफ ऑफिसर्स, भेजने की जरूरत नहीं है। और अदर सैंक्शंस ऑफ रूटीन नेचर इशूड बाय हेड्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, वो भी भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी सैंक्शंस है जो कि इशू की है बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रॉपर या पावर्स ऑफ एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो जाएंगी।
तो बेसिकली हेड ऑफ ऑफिसर्स तक की तो नहीं जा रही, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स एंड टू फ्रेम रिवाइज एंड अमेंड मैनुअल्स रिलेटिंग देयरटू ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है रूल नंबर 72 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पास ये पावर होती है। द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG ऑफ इंडिया। Okay, or by virtue of Article 150 of the Constitution, the accounts of the Union government kept in such form as the President may, on the advice of CAG, prescribe. तो अकाउंट्स जो है यूनियन के वो प्रेस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ CAG अंडर आर्टिकल 150। तो ये भी आ सकता है कि आर्टिकल 150 का भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कभी। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स प्रोवाइडेड फॉर अंडर GFR इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। चैप्टर 7 इन्वेंट्री में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन्वेंट्री का एक और भी लास्ट वीडियो आप देखोगे, उसमें भी सवाल थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो उसमें इन्वेंट्री वाले चैप्टर में फिक्स चार एक तो फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, फॉर्म नंबर 22, 23, 24 एंड 18। तो 22 होता है फिक्स्ड एसेट्स का, 23 होगा कंज्यूमेबल्स का, 24 होगा एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, और फॉर्म नंबर 18 होगा लाइब्रेरी बुक्स का। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स की कंडक्ट वेरिफिकेशन कैसे होती है। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको पूरा का पूरा उसका वेरीफाई करना है। ऐसी कंज्यूमेबल्स का भी आपको वंस इन अ ईयर आपको वेरिफिकेशन करनी है। बुक्स का थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो अगर लाइब्रेरी की बुक्स में 20,000 किताबें हैं तो आपको हर साल कंप्लीट वेरिफिकेशन करना है। 20,000 से 50,000 तक के बीच में किताबें, मतलब 20,000 से ज़्यादा और 50,000 तक, तो 3 साल में एक बार आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी है। और लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा किताबें हैं तो आपको सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है 3 साल के अंदर अंदर एक बार। अब इसमें क्या है कि अब आपने वेरिफिकेशन करी और कुछ अनयूजुअल या अनरीजनेबल शॉर्टेज ऑफ बुक्स आई, तो आपको फिर कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब देखो अनरीजनेबल और अनयूजुअल शॉर्टेज कैसे हम पता लगाएंगे। अगर 1000 किताब पे 5 किताबें गुम हैं, लॉस ऑफ मे बी टेकन है रीजनेबल। अगर 5 किताबों तक तो वो रीजनेबल है। अगर उससे ज़्यादा किताबें लॉस हुई, सपोज करो आपकी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं, तो 1000 पे 5, तो 10,000 पे 50, 50 किताबों से ज़्यादा अगर गायब हुई तो आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, और लॉसेस ऑफ बुक जिसकी वैल्यू 1000 रुपये, या कोई भी किताब जो रेयर बुक की कैटेगरी में आती है इररेस्पेक्टिव ऑफ उसकी वैल्यू, अगर वो गायब है तो आपको इन्वेस्टिगेशन और एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, इसका है कि मोर देन 50, तो आपको वंस इन अ 3 ईयर करना पड़ेगा। आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are categorized as losses not due to depreciation in terms of GFR? ओके 108 लॉसेस बताने हैं, ये भी इन्वेंट्री में से ही आया है सवाल। लॉसेस कौन से नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दोनों मैंने ली थी। रूल 223 में है ये, लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन और लॉसेस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लॉसेस वो होते हैं जो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस ऑफ मार्केट प्राइसेस हो गया, नॉर्मल वियर एंड टियर होगी, लैक ऑफ फोरसाइट इन रेगुलेटिंग परचेजेस, या नेग्लिजेंस हो आफ्टर परचेज। और लॉसेस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं कि ऐसा लॉस जो कि थेफ्ट या फ्रॉड से हुआ हो, ड्यू टू नेग्लेक्ट, एंटिसिपेटेड लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्सोलिसेंस ऑफ स्टोर्स और ऑफ परचेजेस इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, लॉसेस ड्यू टू डैमेज या लॉसेस ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कंडीशंस लाइक फायर, फ्लड, एनिमी एक्शन। तो इसमें आंसर हो जाएगा लॉसेस ड्यू टू थेफ्ट एंड फ्लड, यस, नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वेयर एंड टियर नहीं, तो दूसरा ऑप्शन गया। तो आंसर इज डी 1 एंड 3। ओके, नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं। चलो आप ये वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना कौन कौन से लॉसेस डेप्रिसिएशन से हैं और कौन से नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट देयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द जेम पोर्टल विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द बजट अप्रूवल। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कवर करा है, एक सवाल आया था जेम से रिलेटेड, तो उसमें मैंने ये डाला था। इसका आंसर है 30 डेज के अंदर अंदर आपको करना है। तो आंसर इज बी। ये मैंने दोबारा डाल दिया, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना इस वाली वीडियो में भी। अच्छा 110 क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन अंडर द लोकल सप्लायर्स एज पर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर
2017। तो इस आंसर को मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये जीएफआर में से नहीं है, इसका एक अलग ऑर्डर से ऑर्डर आया था, तो इसको मैं नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जिनको भी आप चाहते हो कि थोड़ा उन्हें नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।